हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस एग्जाम हम में। देखो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर फिजिक्स। और फिजिक्स में अब तक अपन तीन जो चैप्टर है उनको अपन पढ़ चुके हैं। अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की, मैग्नेटिक इफेक्ट्स की, जिसमें हमने एक पार्ट पढ़ लिया जिसमें अपने विद्युत धारा के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेट के कितने ध्रुव होते हैं, समान ध्रुवों में आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है, या ये कब आकर्षित होते हैं कब प्रतिकर्षित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय चारों ओर जो क्षेत्र होता है उसको निरूपित करने वाली काल्पनिक रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, या क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो, या किसी सीधे धारावाही चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सबसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है उनके बारे में, जैसे धारावाही वर्ताकार पाश है, परिनालिका है, विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम है, या चुंबक के चारों ओर उत्पन्न जो बल रेखाएं हैं या चुंबकीय बल है उसकी दिशा ज्ञात करने के नियम है, हमारे घरों में विद्युत का परिपथ आरेख कैसा होता है, उन सब के बारे में आज अपन यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है बेटा वो आज की, क्योंकि आज के सेशन में ये मान के चलना है कि 100% जो क्वेश्चन है आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को अवगत कराएं ताकि वो जल्दी से जल्दी आकर हमारे से जुड़ सके और आज के इस वीडियो का, इस सेशन का लाभ उठा सके, ताकि उनके बोर्ड एग्जाम में और आने वाले एग्जामों में भी ये सारे क्वेश्चन उनके सही हो सके। तो शुरू करते हैं बेटा आज के सेशन को, जिसमें हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं किसी धारावाही वर्ताकार पाश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है, कैसे होता है। देखो काफी कमेंट्स भी आए हैं और ये देखा भी गया है कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा दिक्कत के तो 3 टॉपिक है, जैसे सीधे धारावाही चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, वर्ताकार पाश वाला है, या परिनालिका है, इसी में दिक्कत आती है। आपको आज के सेशन में इन सारे क्वेश्चनों के इजी तरीके से आंसर मिलने वाले हैं और एकदम सटीक तरीके से आपको ये चीजें सारी याद हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं किसी विद्युत धारावाही वर्ताकार पाश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है। देखो बेटा हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे आपने सीधे धारावाही चालक तार की बात की थी कि एक जो सीधा धारावाही चालक तार था उसमें चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न हो रहा था। ठीक है, जैसे अपने इसमें बात की तो अपने कहा था कि ये वर्ताकार रेखाओं के रूप में प्रयुक्त होता है। अब अपने अगर इसे सीधे धारावाही चालक तार को एक पास के रूप में कन्वर्ट कर दे, इसे एक धारावाही वर्ताकार पास बना ले इस प्रकार से, ठीक है, तो इस धारावाही वर्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा। तो एक तो इसका ये नामांकित चित्र, एक तो ये नामांकित चित्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे बनाओगे, ये वर्ताकार पास हो गया, अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र तो 2 या 3 तो सकेंद्रीय वृत्त अपन यहां बना लेते, ठीक है। इसी प्रकार से 2 या 3 सकेंद्रीय वृत्तों का निर्माण नीचे की तरफ हो रहा है, ठीक है, बीच में ये सीधी सरल रेखा के रूप में। अब यहाँ अपन चुंबकीय ध्रुव बता सकते हैं कि एन और एस, जो चुंबकीय ध्रुव है उन्हें एन और एस के रूप में अपन यहाँ व्यक्त कर सकते हैं। ये एन ध्रुव हो गया, ये एस ध्रुव हो गया। आपने पढ़ा होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होती है, दक्षिणी ध्रुव पे समाप्त होती है। तो जो इनकी दिशा है ये क्या बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ से है, एन की तरफ से निकल रही है, एन की तरफ से निकल रही है। देखो ध्यान रखना, आप जो भी डायग्राम बनाए ना उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जिस तरफ आप एन अंकित करते हो, जहां अपना उत्तरी ध्रुव होगा उस तरफ से आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हुई दर्शानी है। जैसे यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही है ये इस प्रकार से, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा हो गई कंप्लीट। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इस तरफ से ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा हो गई, ठीक है, एन से एस की तरफ जाते हुए। तो ये तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दर्शानी है। और जैसे जैसे तार से दूर जाते हैं इन वर्तों का साइज बड़ा होता जाता है। लिखोगे क्या आप इसमें, देखो अपन क्या करेंगे, वर्ताकार पाश में वृत्ताकार पाश में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उसकी दूरी के व्युत्क्रम, उसकी दूरी के व्युत्क्रम के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है।
दूरी के व्युत्क्रम के समानुपाती, यानी दूरी बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, ठीक है। दूरी घटेगी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है, व्युत्क्रम का मतलब अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घटेगी, और अगर पहली चीज घट रही है तो दूसरी चीज बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि जहां अपन जैसे जैसे तार से दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे अपन तार से दूर जाते जाएंगे, जो सकेंद्रीय वृत्त है इनकी दूरी बढ़ती जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में कमी आएगी, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं बिल्कुल केंद्र पर जाने पर सरल समांतर रेखाओं के रूप में प्रतीत होती है, एक सरल रेखा के रूप में प्रतीत होती है। कंप्लीट यही लिखना है। क्या लिखोगे एक बार और सुनना, कि वृत्ताकार पास में जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, किसी वृत्ताकार पास में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसकी दूरी के व्युत्क्रम के समानुपाती होता है। अर्थात अगर वृत्ताकार पास में जैसे जैसे अपन तार से दूर जाते जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में कमी आती जाती है, और केंद्र पे आने पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है सरल रेखा के रूप में प्रतीत होती है। और ये इसका एक नामांकित चित्र हो जाएगा, जिसमें आपको एक वृत्ताकार पास बनाना है। यहां से अपन इसको प्लस माइनस से जोड़ते हैं, ठीक है। ये बैटरी से संयोजित रहेंगे दोनों सिरे, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जो वृत्तों के रूप में प्रतीत होता है। तार से दूर जाने पर देखो ये वृत्त के जो साइज है वो बड़े होते जा रहे हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में कमी आती जा रही है। यहां से भी दूर जा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में कमी आती जा रही है। जैसे केंद्र पे जा रहे हैं, आपको एक सरल समांतर रेखा दिख रही होगी, उसके रूप में चुंबकीय क्षेत्र प्रतीत होता है। तो क्या बताओगे कि किसी वृत्ताकार पास में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसकी दूरी के व्युत्क्रम के समानुपाती होता है। तार से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र घटता जाता है, और केंद्र पर सरल समांतर रेखा के रूप में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। और ये डायग्राम वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ढंग से इनको एक बार प्रैक्टिस कर लेना बेटा, ठीक है। वो ये किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसकी दूरी के व्युत्क्रम के ऊपर निर्भर होता है। कैसे? किसी विद्युत धारावाही पास के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले सहकेंद्रीय वृत्तों का साइज तार से दूर जाने पर बड़ा होता जाता है। जैसे जैसे तार से दूर जाएंगे वैसे वैसे सहकेंद्रीय वृत्तों का साइज बड़ा हो जाएगा, तथा केंद्र पर ये सरल रेखाओं जैसे प्रतीत होने लगता है। क्लियर है? इसका मतलब ये दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। आगे देखो, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। और ये बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। 2024 में एक तो ये पूछा जा चुका है, एक जो छड़ चुंबक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए भी। क्या क्या पूछा जा सकता है? सबसे पहले तो आपको ये पूछा जा सकता है कि परिनालिका क्या है, परिनालिका की परिभाषा लिखिए, या परिनालिका किसे कहते हैं। तो अपन क्या बताएंगे? पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार के अनेक फेरों वाली बेलन के आकृति की कुंडली को हम क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। अगर अपन तांबे के तारों को इस प्रकार से पास पास लेकिन पास पास लपेट के एक बेलन की आकृति की संरचना बनाए, तो वो जो संरचना है वो क्या कहलाती है? परिनालिका कहलाती है। अब किस प्रकार से व्यवहार करती है? जब आप किसी परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव है और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की भांति कार्य करता है। परिनालिका के जो भीतर है वो सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, अर्थात परिनालिका के भीतर चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। डायग्राम बनाने के लिए कहे तो कैसे बनाओगे? देखो, अपन बात करें पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार, ये मान लो तांबे के विद्युत रोधी तांबे के तार है, पास पास लिपटे बेलन के आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली, इस प्रकार से मान लो अपन एक कुंडली का निर्माण किया, ठीक है। या इसको विद्युत परिपथ से संयोजित कर देंगे, तो ये तो हो जाएगी परिनालिका। ये किसका डायग्राम है? परिनालिका। पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार के अनेक फेरों वाली कुंडली परिनालिका कहलाती। अब देखो इसमें चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा? आपने कहा परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे के समांतर होती है। देखो मैं कह रहा हूं यहां से ये एन सिरा मान, और ये वाला एस सिरा अंकित करना है, इसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र रेखा कर दो। परिनालिका के भीतर दर्शानी है तो ये समांतर रेखाओं के रूप एकदम बिल्कुल समांतर रेखाओं के रूप।
ठीक है। अगर अपन बाहर की बात करें तो इस केंद्रीय वृत्तों के रूप में, ठीक है। इस प्रकार से आप चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें वही आता है कि सबसे पहले आपको ये दर्शाना है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी है। आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को निरूपित करना है। अब क्या करें, एन से निकलती है, एस पे खत्म होती है। एन सिरा कहां पर है, इस तरफ, तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को आप निकलते हुए दर्शा सकते हो। यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, ठीक है, एस की तरफ आती है यहाँ। ये ठीक है। तो एन से एस की तरफ कहां जा रही है, एन से एस की तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गति करती है। तो ये हो जाएगा किसी परिणाली का कम से कम 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा बेटा, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछले साल एग्जाम में है, कम से कम अब तक 5 से 6 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सका है। या मैं कहूं कि प्रतिवर्ष या तो चरचुंबक पूछा जाता है या फिर परिनालिका पूछा जाता है। तो ये दोनों आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है, आप इनको ढंग से तरीके से याद कर लें। तो आपको क्या करना है, एक तो परिनालिका का डायग्राम बनाना है, ठीक है। परिनालिका के डायग्राम में भीतर की तरफ देखो सारी रेखाएं एक दूसरे के समांतर जाती हुई प्रतीत होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। बाहर ये बंद वक्र के रूप में होती है, और कहां से निकलती है, एन से निकलती है और एस की तरफ आकर समाप्त हो जाती है। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको ये डायग्राम लिखना क्या है, परिनालिका पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार के अनेक फेरों वाली कुंडली बेलन की आकृति की कुंडली क्या कहलाती है, परिनालिका। परिनालिका में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एक सिरा उत्तरी दूर है और दूसरा सिरा दक्षिण, ठीक है। अर्थात परिनालिका के जो भीतर होता है वो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और ये सभी बिंदुओं पर एक समान होता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर एक समान होता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। आप एक शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, तो परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। अगर आपको यह कहे कि दिए गए किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का नामांकित चित्र बनाओ, तो आप इस प्रकार से सरल समांतर रेखाओं के रूप में ये चित्र बना सकते हैं, ठीक है। ये एन सिरा और ये एस सिरा, एन की तरफ जाते हुए, एन से निकलते हुए एस की तरफ आते हुए, ठीक है। तो ये सरल समांतर रेखाओं के रूप में आप डायग्राम बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा किसी परिनालिका के चारों ओर और उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और चुंबकीय क्षेत्र। अब उपयोग किसमें करते हैं, तो किसी परिनालिका के उपयोग के द्वारा किसी लोहे की नरम छड़ को अपन विद्युत चुंबक के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अब आपको पूछे कि परिनालिका के द्वारा या किसी नरम लोहे की छड़ को विद्युत चुंबक कैसे बनाया जा सकता है, तो आप क्या लिखोगे कि जब किसी परिनालिका के भीतर किसी नरम लोहे की छड़ को रखकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस नरम लोहे की छड़ का एक सिरा उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की भांति कार्य करता है। अर्थात वो जो नरम लोहे की छड़ है वो विद्युत चुंबक की भांति कार्य करने लगती है। इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हो। अगर डायग्राम बनाने के लिए गए तो इस प्रकार की एक परिनालिका बना के उसमें नरम लोहे की छड़ को प्रवाहित कर, ठीक है। देखो आगे चलिए, देखिए इसकी सेम वही है जो अभी अपन ने पढ़ी है। ये एक तो डायग्राम हो जाएगा जो अभी अपन ने देखा है, ठीक है। डायग्राम को देखिए, इसमें ये तो परिनालिका हो गई, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार विद्युत परिपथ से इसको संयोजित कर रखा है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखो यहाँ पर है, ये एन बिंदु और ये वाला एस बिंदु, ठीक है। ये एन बिंदु ये एस बिंदु, तो यहाँ एन बिंदु से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है, ठीक है। और यहां से जाती हुई देखो, ठीक है, एस बिंदु की तरफ अंदर की तरफ, ठीक है। और भीतर देखिए ये सारी सरल समांतर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर है भीतर की तरफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा किसी परिनालिका के भीतर और बाहर चुंबकीय क्षेत्र
रेखा है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ढंग से एक बार तरीके से इसको जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो थ्योरी भी वही है कि पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली परिनालिका। कैसे होता है? परिनालिका में धारा प्रवाहित करने पर एक सिरा उत्तरी ध्रुव में, दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं के रूप में होती है, अर्थात परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। ठीक है, इसके बाद में विद्युत चुंबक। तो जब किसी विद्युत धारावाही परिनालिका में नरम लोहे की छड़ को रखकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो लोहे की छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। इसी चुंबक को हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहलाती है? विद्युत चुंबक कहलाती है। ठीक है, देखो ये एक परिनालिका, ये तो क्या है? परिनालिका, और इसमें ये रखी हुई है लोहे की छड़, लोहे की छड़। ठीक है, जब अपन यहां से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ऑन करेंगे, तो ये जो छड़ है इसका एक सिरा है और एक सिरा है इसकी भांति कार्य करने लगता है, अर्थात ये चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। नामांकित चित्र पूछे तो आप इस प्रकार से डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। हैशटैग इंपोर्टेंट कर लेना। और मैं दावे के साथ कर रहा हूं, बोर्ड एग्जाम 2025 में ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में श्योरिटी के साथ मिलने वाला है। 100% गारंटी है कि आपको जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम है अथवा चुंबकीय क्षेत्र पर आरोपित बल की दिशा ज्ञात करने के नियम है, दोनों में से एक नियम अथवा दोनों आपको बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं। और मैक्सिमम नंबर कितना होगा इसका? 2 नंबर, मैक्सिमम 2 नंबर का विथ डायग्राम। ठीक है, कितना सिंपल है और कैसे आपको करना है। देखो ये क्या कह रहा है? जो दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का जो नियम है, एक नियम है दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम। क्या कह रहा है? इस नियम के अनुसार हम अपने राइट हैंड में, इस नियम के अनुसार हम हमारे राइट हैंड में किसी चालक तार को इस प्रकार से पकड़ते हैं, किसी चालक तार को इस प्रकार से पकड़ते हैं कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में रहे, अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में रहे, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। जैसे मान लो ये कोई चालक तार है, इस चालक तार में इस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अगर मैं इसको इस प्रकार से पकड़ूं, अगर मैं इसको इस प्रकार से पकड़ूं तो अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में है, अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में है, तो जो ये मुड़ी हुई अंगुलियां है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। तो अगर मैं इस हिसाब से आपसे पूछूं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो ऊपर से नीचे की तरफ जाती हुई, यानी ये कौन सी है? अधोमुखी, नीचे की तरफ जाती हुई। अगर ये मैं इस प्रकार से इसको पकड़ लूं तो अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में है, तो ये मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार हो गया? उत्तरी मुखी। ध्यान रखना, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं आपको 1 या 2 नंबर के। आपको ये कह सकता है कि माना किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है, तो मैं कह सकता हूं ये ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इस प्रकार से। ठीक है, ये हो जाएगी दक्षिणावर्त चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगर ये उत्तर की तरफ होती है तो ये हो जाती है वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हो। तो या तो अधोमुखी या ऊपरी मुखी या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये 4 प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो सकती है। किस पर निर्भर करता है? चुंबकीय चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा पर। तो क्या बताओगे? सुनिए दोबारा से। जब किसी हम हमारे दाहिने हाथ से या दाएं हाथ पे किसी चालक तार को इस प्रकार से पकड़ते हैं, हमारे दाहिने हाथ में किसी चालक तार को इस प्रकार से पकड़ते हैं कि जो अंगूठा है वो प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा में रहे। यदि अंगूठा प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा में है तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये डायग्राम देख सकते हो, इस डायग्राम में भी आप इस प्रकार से देख सकते हो कि यहाँ विद्युत धारा की दिशा नीचे की तरफ है, जो विद्युत धारा है वो ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से। ठीक है, अधोमुखी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से, जैसे क्लॉक घूम रही है ना, तो क्लॉकवाइज हो गए।
अगर उत्तर की तरफ होता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाए। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको दर्शाते हुए ये डायग्राम बनाना है। इस प्रकार से आपको एक डायग्राम बनाना भी आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम। मैं फिर कह रहा हूं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है, क्या होना है इसमें? अंगूठा, अंगूठा विद्युत धारा, अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में, तो मुड़ी हुई अंगुलियां, मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती है या दर्शाती है। ठीक है, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। फिर एक बार और बोल रहा हूं मैं बेटा कि यदि हम अपने दाहिने हाथ में किसी चालक तार को इस प्रकार से पकड़ते हैं कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में रहे तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, ये इसकी थ्योरी है, वही सेम देख लेना आप। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम या बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। देखो क्या कह रहा है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम? ये कह रहा है यदि हम अपने बाएं हाथ की मध्यमा, तर्जनी एवं अंगूठे को इस प्रकार फैलाते हैं, इस प्रकार फैलाते हैं कि मध्यमा विद्युत धारा, मध्यमा विद्युत धारा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की ओर संकेत करती है या होती है, तो अंगूठा चालक पर आरोपित बल की दिशा, आरोपित बल की दिशा को दर्शाता है या निरूपित करता है। ठीक है, करता है। क्लियर है? देखो किस प्रकार से ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये आपका अंगूठा। ठीक है, बाएं हाथ में अगर मैं बात करूं, ये अंगूठा, ये तर्जनी और ये मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। नियम क्या कह रहा है? अपने बाएं हाथ के अंगूठे, मध्यमा और तर्जनी को इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के ऊपर लंबवत हो। देखो इस प्रकार से। ठीक है, अंगूठा, मध्यमा और तर्जनी, इनको इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के ऊपर लंबवत हो। तो अगर यदि मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, तो अंगूठा किसको बताएगा? उस पर आरोपित बल या चालक पर आरोपित गति को निरूपित करता है। देखिए ये अंगूठा, ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए मध्यमा, ठीक है, अंगूठा, ये तर्जनी और ये मध्यमा, तीनों एक दूसरे के ऊपर लंबवत है। ये इस प्रकार से, ठीक है, ये इस प्रकार से और ये इस प्रकार से। ठीक है, तीनों अगर एक दूसरे के ऊपर लंबवत है, तो अगर मध्यमा किसको, विद्युत धारा की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, तो जो अंगूठा है आरोपित बल की दिशा, आरोपित चुंबकीय बल की दिशा को निरूपित करता है। तो इस प्रकार से तीनों एक दूसरे के, अगर आपको डायग्राम बनाने के लिए कहे तो आप इस प्रकार का डायग्राम भी बना सकते हैं या ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं, दोनों ही सही है। ठीक है, और ये भी मैं कह रहा हूं वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट,
एग्जाम 2025 की दृष्टि से आपको दोनों नियम या दोनों में से एक नियम, हो सकता है दोनों नियम मिल जाए या दोनों में से कंफर्म एक नियम तो आपको मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम में, 100% मिलने वाला है। इसलिए कह रहा हूं दोनों नियमों को आप ढंग से तरीके से याद करें। फिर क्या बताओगे, फिर बता रहा हूं, यदि हम अपने बाएं हाथ की मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को इस प्रकार से फैलाए, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को इस प्रकार से फैलाए कि तीनों एक दूसरे के ऊपर लंबवत हो। यदि मध्यमा विद्युत धारा की दिशा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक पर आरोपित बल की दिशा को निरूपित करता। तो ये सिंपल से नियम है, आपको ढंग से दोनों नियम याद करने हैं। ठीक है, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखो आगे, इसकी थ्योरी है, आप देख लेना। अगला टॉपिक है अपना लघु पतन या शॉर्ट सर्किट। ठीक है, लघु पतन या शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्या बताएंगे कि जब विद्युत में तार एवं उदासीन या न्यूट्रल फेस, उदासीन तार आपस में संपर्कित हो जाते हैं, टच में आ जाते हैं, संपर्कित हो जाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, लघु पतन। क्या कहेंगे अपन, इसे लघु पतन, या फिर हम क्या कहेंगे, अतिभारण। क्या कहेंगे, अतिभारण कहते हैं। जब न्यूट्रल और फेज तार आपस में टच हो जाए, संपर्कित हो जाए, आपके घरों में उपयोग में आने वाले जब अर्थ और फेज एक हो जाए, जब न्यूट्रल तार और जो विद्युत में तार है आपस में एक जगह आ जाए, टच हो जाए, तो वहां शॉर्ट सर्किट या लघु पतन, उसे हम क्या कहेंगे, शॉर्ट सर्किट या लघु पतन कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, अतिभारण। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एक ही सॉकेट में बहुत सारे उपकरण लगा देने से भी अतिभारण क्या हो सकता है, अतिभारण या लघु पतन ठीक है, हो सकता है। तो दोनों चीजें ध्यान रखना। कब होता है लघु पतन, जब विद्युत में तार और उदासीन तार आपस में संपर्कित हो जाए, या एक ही सॉकेट में बहुत सारे हाई वोल्टेज के विद्युत उपकरणों का उपयोग एक साथ किया जाए, तो अतिभारण या लघु पतन की समस्या हो सकती है। तो इससे बचाव, अतिभारण या लघु पतन से बचाव के क्या उपाय है, दो उपाय है। एक तो फ्यूज तार का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, एक तो फ्यूज तार का उपयोग किया जाना चाहिए, एक होता है भूसंपर्क तार। ठीक है, एक अपन बात करते हैं अभी आधुनिक रूप में चल रहा है एमसीबी बोर्ड। ठीक है, एमसीबी बोर्ड का उपयोग भी आजकल विद्युत फ्यूज की जगह उपयोग में लाया जाता है। तो इनके उपयोग के द्वारा लघु पतन या अतिभारण से बचा जा सकता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है उपाय और लघु पतन या अतिभारण किसे कहते हैं, एक नंबर या वेरी शॉर्ट आंसर या ऑब्जेक्टिव, तीनों प्रकार के क्वेश्चन में ये मिल सकता है। बात करते हैं फ्यूज क्या है, तो फ्यूज क्या होता है, सीसा एवं टिन की मिश्र धातु से बना हुआ एक पदार्थ होता है जिसका गलनांक अत्यंत कम होता है। हमारे घरों में प्रयोग में किए जाने वाले सभी उपकरणों में सबसे कम इसका गलनांक होता है, ताकि जब घर में अतिभारण या लघु पतन की समस्या है, जैसे विद्युत धारा का मान अत्यधिक हो तो फ्यूज तार पिघल जाता है, जिससे विद्युत का संबंध विच्छेद हो जाता है और घरों में काम आने वाले उपकरण क्षति से बच जाते हैं। ठीक है, देखो जब विद्युत में तार व उदासीन तार परस्पर संपर्कित हो जाते हैं तो इसे लघु पतन कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है, जिससे धारा का मान अत्यधिक हो जाता है। ठीक है, कभी कभी एक ही सर्किट में बहुत से विद्युत संधारित्रों को संयोजित करने से भी अतिभारण या लघु पतन हो सकता है। बात करते हैं विद्युत फ्यूज क्या होता है, इसका उपाय कैसे कर सकते हैं।
तो उपयुक्त क्षमता के फ्यूज का उपयोग करके अतिभारी या लघुपतन से बचा जा सकता है। फ्यूज क्या होता है? सीसा व टिन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। सीसा व टिन की मिश्र धातु से बना हुआ होता है, जिसका गलनांक अत्यंत कम होता है, जिसका गलनांक अत्यंत कम होता। ठीक है, तो ये हो गया विद्युत फ्यूज। अब है एमआरआई, आपका नाम सुना होगा बहुत बार, एमआरआई। चिकित्सा विज्ञान में चुंबक तत्व का महत्व है, तो चिकित्सा विज्ञान में चुंबक तत्व का महत्व किसके रूप में आता है? एमआरआई। ठीक है, एमआरआई करने के रूप में आपने बहुत बार नाम सुना होगा एमआरआई। तो एमआरआई क्या होता है? विद्युत चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन या चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन, ठीक है, मैग्नेटिक इमेज रिफ्लेक्शन, ठीक है, जिसके द्वारा अपन शरीर के आंतरिक भागों का प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। यानी क्या होता है? हमारे शरीर में अत्यंत कम मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र होता है। अत्यंत कम मात्रा में क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसका उपयोग किसमें करते हैं? शरीर के आंतरिक भागों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। शरीर के आंतरिक भागों का प्रतिबिंब, शरीर के आंतरिक भागों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? एमआरआई। ठीक है, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन, अगर पूरा नाम पूछे तो भी। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है आप, एमआरआई किसके काम में आती है या हमारी चिकित्सा विज्ञान में चुंबक तत्व का क्या महत्व होता है। ठीक है, देखो मानव शरीर में अत्यंत कम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के विभिन्न भागों के प्रतिबिंब प्राप्त करने का आधार बनता है। इसके लिए चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन, मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग की सहायता से प्रतिबिंब लिए जाते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन या मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग, एमआरआई। ठीक है, अब अपने इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है बेटा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से देना। घरेलू विद्युत परिपथ में व्यवस्था आरेख। हमारे घरों में विद्युत का व्यवस्था आरेख कैसे होता है? तो 3-4 पॉइंट बता रहा हूं जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। हमारे घरों में एक तो होता है विद्युन्मय तार, कौन से रंग का? लाल रंग। ठीक है, एक होता है उदासीन तार, कौन से रंग का? काले रंग का। ठीक है, एक वायर और काम में लेते हैं, भूसंपर्क तार, ये कौन से रंग का होता है? हरे रंग का। कौन से रंग का आवरण होता है? हरे रंग का आवरण होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे घरों में जो विद्युन्मय तार और उदासीन तार है, इनके मध्य विभवांतर, उदासीन तार और विद्युन्मय तार के मध्य विभवांतर कितना होता है? 220 वोल्टेज का। ठीक है, इसके बाद में मैं कह रहा हूं घरों में विद्युत फ्यूज, विद्युत उपकरण के लिए धारा, विद्युत उपकरण के लिए धारा कैसी? उच्च शक्ति के लिए, उच्च शक्ति के उपकरणों के लिए, उच्च शक्ति के उपकरणों के लिए कौन सी? 15 एम्पियर अनुमतांक का, और एक है निम्न शक्ति के उपकरणों के लिए 5 एम्पियर। 15 में कौन से आ सकते हैं? जैसे आपके हीटर हो गया, गीजर हो गया, इस प्रकार के। इसमें कौन से आ गए? जैसे टीवी हो गया आपके, ठीक है, पंखा हो गया, या और कोई बल्ब हो गया, इनके लिए इसका। तो ये तो हो गया 5 एम्पियर, ये हो गया 15 एम्पियर। इन तारों का उपयोग किया जाता है। और हमारे घरों में छठा व्यवस्था आरेख, व्यवस्था कौन से क्रम में होती है? समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन। यानी मैं कहूंगी इन तीनों वायरों को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है?
समांतर क्रम में संयोजित करते। ठीक है, तो अगर आपको ये पूछे कि हमारे घरों में या घरेलू विद्युत परिपथ का आरेख कैसा होता है या कैसी व्यवस्था होती है, तो क्या बताओगे कि हमारे घरों में एक तो विद्युत में तार लाल रंग का और एक उदासीन तार काले रंग का प्रयुक्त किया जाता है, और इन दोनों तारों के मध्य जो विभवांतर होता है वो 220 वोल्टेज का होता है, और इन्हें घरों में हम समांतर क्रम में व्यवस्थित करते हैं। यानी जो मुख्य लाइन, जो मुख्य मीटर बोर्ड होता है, तार मुख्य वायर होते हैं, वहां से तार लाए जाते हैं, इन्हें मुख्य मीटर बोर्ड से संयोजित किए जाते हैं। इसके बाद में इन्हें घरों में समांतर क्रम रूप में व्यवस्थित कर लिया जाता है। एक तीसरे प्रकार का तार जिसे हम क्या कहते हैं, भू संपर्क तार कहते हैं। हरे रंग के आवरण वाला होता है, इसे घर के निकट किसी धातु की प्लेट से संयोजित करके भूमि में नीचे दबा देते हैं। क्या करता है भू संपर्क तार, जब कभी हमारे घर में लघु पतन, शॉर्ट सर्किट या अतिभारण की स्थिति आ जाए, उस समय ये जो परिपथ का विभव है उसको भूमि के विभव के बराबर करके जो अतिरिक्त धारा है उसे भूमि के अंदर स्थानांतरित कर देता है, जिससे होने वाले अत्यधिक विद्युत की क्षति से या लगने वाले विद्युत के तीव्र झटके से हमारी रक्षा हो पाती। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है, हमारे घरों में विद्युत का आरेख किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से उसकी व्यवस्था होती है। आप इसको एक बार शॉर्ट में चाहे से नोट कर लेना। ठीक है, आप अगर डायग्राम की बात करें तो अपन डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं इसको। देखो देखो बेटा, ध्यान देना। ठीक है, घरों में परिपथ व्यवस्था आरेख, विद्युत आरेख। ठीक है, तीन प्रकार के तार, एक तो ये अर्थ वायर, कौन सा, भू संपर्क तार। कौन सा तार है, भू संपर्क तार। कौन सा कलर है, हरे कलर। ठीक है, एक होता है ये लाइव वायर, मतलब विद्युत में तार, विद्युत में तार कहते हैं। कौन से रंग का है, रेड, लाल। ठीक है, ये कौन सा है, उदासीन तार, नामांकित भी करना चाहे तो ये उदासीन तार। कौन सा रंग का है, काले रंग। ठीक है, इन दोनों को कहां से, ये तो धरती में, ये तो भूमि में, कहां संयोजित होता है, भूमि में। भूमि में धातु की प्लेट से, धातु की प्लेट से। ठीक है, ये बाहर के मुख्य वायर से कनेक्ट होते हैं, इसके बाद में इन्हें इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगाया जाता है। जो हमारा फ्यूज होता है, मेन फ्यूज, उसके साथ संयोजित करते हैं। उसके बाद में ये इलेक्ट्रिक मीटर में, जो मीटर रीडर होता है उस मीटर में, और मीटर रीडर से किस में जाता है, घरों में, जो अपना एमसीबी बोर्ड है। ठीक है, उसके द्वारा हमारे घरों में इसको जोड़ दिया जाता। ठीक है, साथ के साथ में हरे वायर का उपयोग भी किया जाता है, वो संपर्क तार का, जो अतिरिक्त विद्युत के खतरे से हमारे को बचाने का प्रयास करता है या बचाता है। तो इस प्रकार से अपन ये विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख बना सकते हैं, नॉर्मली, ज्यादा दिक्कत नहीं है। उदासीन तार, विद्युत तार के मध्य जो विभवांतर होता है वो कितना होता है, 220 वोल्टेज का। कितने प्रकार की लाइट आती है, एक तो आती है उच्च शक्ति के लिए 15 एम्पियर की, एक आती है निम्न शक्ति के लिए 5 एम्पियर की धारा आती। ये इसकी थ्योरी है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो बेटा ये था अपना 12वां चैप्टर, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव या मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये आई होप आपको बहुत अच्छे से पूरा कंप्लीट चैप्टर समझ में आया होगा। जिन्होंने इसका प्रथम पार्ट नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन वीडियो के अंत में हमारी स्क्रीन पे नजर आएगा, वहां से आप डायरेक्ट क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप वहां से जाकर उसे देखिए और अपनी तैयारी को अंतिम में रूप दीजिए बेटा, ताकि आप कंप्लीट तैयारी कर सके। अब तक हमने फिजिक्स कंप्लीट कर लिए आज, इससे पहले मैं बायो कंप्लीट करवा चुका हूं और केमिस्ट्री कंप्लीट करवा चुके हैं। यानी आपके जो 3 मेजर पॉइंट थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जो प्रत्येक 25-25 नंबर का पोर्शन था आरबीएसई बोर्ड में। इसी प्रकार से चाहे बिहार बोर्ड की बात करें या सीबीएसई बोर्ड की बात करें, सभी में इसी प्रकार के पैटर्न के आधार पर ये दिए गए हैं, जिनका सिलेबस अपन ने मुख्य रूप से कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारे पास सिर्फ एक चैप्टर और बचता है, जो है एनवायरमेंट या हमारा पर्यावरण, जिसका हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। फिर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप इनका बार बार अध्ययन करें और इनका रिवीजन करें, ठीक है, ताकि आपके पास में जो भी समस्याएं आए
वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी उन समस्याओं से संबंधित एक सॉल्यूशन का वीडियो आपके सामने लेके आएंगे, जिससे आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है, कि जो चैनल पर नए नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी प्लेलिस्ट में विजिट करें बेटा, ताकि आपको इन प्रत्येक चैप्टर के वीडियोस या लेक्चर उपलब्ध हो सके। इसके अलावा आपके लिए एक प्लेलिस्ट और बनाई गई है एमसीक्यूज की, जिनमें अपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर के एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़कर इन सारे वीडियोस को देखेगा, तैयारी करेगा, हमारी बताई गई रणनीति के अनुसार कार्य करेगा, उसे अभी भी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 95+ नंबर लाने का मैं दावा कर सकता हूं। जो पढ़ाऊंगा और जो बताऊंगा उससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं मिलने वाला। तो आप हमसे जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ताकि हमें कुछ प्रोत्साहन प्राप्त हो। ठीक है, तो आप हमसे इसी प्रकार से जुड़े रहे। मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।